नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं दक्षिण भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये संगम युग था क्या? देखिए, इस दौर को समझने के लिए हमें उस समय के साहित्य को देखना होगा। ये जो प्राचीन तमिल साहित्य है ना, यही वो खिड़की है जिससे हम उस खोई हुई दुनिया में झांक सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस साहित्यिक नींव को समझते हैं जिसकी वजह से इस पूरे दौर को इसका नाम मिला। ये जो संगम शब्द है ना, इसका सीधा सा मतलब है एक सभा, या कह सकते हैं एक अकेडमी। और ये अकेडमी किसकी थी? कवियों और विद्वानों की। ऐसा माना जाता है कि मदुरै के पांड्य राजाओं के संरक्षण में इन सभाओं ने सदियों तक मिलकर साहित्य का एक विशाल भंडार तैयार किया। अगर हम समय की बात करें तो संगम काल मोटे तौर पर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसवी तक चला, मतलब लगभग 600 सालों का दौर। ये वाकई में प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही हलचल भरा समय था। अच्छा, तो इस दौरान जो साहित्य रचा गया वो बहुत विशाल है। इसे आमतौर पर इन मुख्य रचनाओं में बांटा जाता है: पत्थु पत्तु, इत्तु थोकै और पदिनेन किलकणक्कु। इन सब में हमें उस दौर की जिंदगी के हर पहलू की झलक मिलती है। और हाँ, तोलकाप्पियम, जो कि सबसे पुराना तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, वो भी इसी दौर का है। लेकिन इन सब में एक ग्रंथ ऐसा है जो बिल्कुल अलग खड़ा है: तिरुक्कुरल। इसमें नैतिकता, शासन और प्रेम पर 1330 दोहे हैं। सोचिए, इसका सम्मान इतना ज्यादा है कि इसे तमिल भूमि का 5वां वेद तक कहा जाता है। अब ये जो कविताएं और ग्रंथ हैं, ये हमें शक्तिशाली राजाओं और उनके साम्राज्यों की कहानियां सुनाते हैं। तो सवाल ये है कि कौन थे ये शासक? उस वक्त के राजनीतिक मैदान में 3 बड़े राजवंशों का दबदबा था, जिन्हें मूविंदर या 3 ताजधारी राजा कहा जाता था: चेर, चोल और पांड्य। हर किसी की अपनी राजधानी थी, अपना एक खास प्रतीक चिन्ह था और सत्ता के लिए इनमें अक्सर लड़ाइयां चलती रहती थीं। और ये लड़ाइयां लड़ी कैसे जाती थीं? इन राज्यों की रक्षा के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित सेना होती थी, जिसके 4 खास हिस्से थे: घुड़सवार, विशाल हाथी, रथ और पैदल सैनिक। सारी शक्ति राजा के हाथ में होती थी। उसका दरबार, जिसे सभा कहते थे, वही न्याय और शासन का सबसे बड़ा केंद्र था। चलिए अब राजा महाराजाओं से हटकर बात करते हैं आम लोगों की। उनकी जिंदगी कैसी थी? समाज उस समय काम धंधे के हिसाब से कई समूहों में बटा हुआ था। पुजारी और विद्वान थे, व्यापारी थे, अमीर किसान थे, शिकारी थे और सुनार, बढ़ई, लोहार जैसे कारीगर भी थे। अब एक बात जो वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो है महिलाओं की स्थिति। उन्हें समाज में बहुत सम्मान मिलता था। वे पढ़ लिख सकती थीं और अव्ययार जैसी कई जानी मानी कवयित्रियां भी हुईं, जिनकी कविताएं आज भी पढ़ी जाती हैं। मनोरंजन की बात करें तो इसमें भी काफी वैरायटी थी। गांव में मुर्गे की लड़ाई और जल्लीकट्टू जैसे खेल लोकप्रिय थे। जी हाँ, ये वही जल्लीकट्टू है जिसका नाम आज भी सुनने को मिलता है। वहीं शहरों में लोग नृत्य, संगीत और कविता पाठ जैसी कलाओं का मजा लेते थे। तो इस पूरे समाज की गाड़ी चलती कैसे थी? चलिए जरा इनकी अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। संगम अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी खेतीबाड़ी। उस समय की कविताओं में उपजाऊ खेतों और किसानों की जिंदगी का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। चावल और अनाज मुख्य फसलें थीं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक स्थानीय अर्थव्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब था। यहाँ के बंदरगाहों से मसाले, मोती और कीमती पत्थर दूर दूर तक, खासकर रोमन साम्राज्य तक भेजे जाते थे। राजा का खजाना भरने के कई जरिए थे। सबसे बड़ी आमदनी जमीन पर लगने वाले टैक्स से होती थी। उसके बाद इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क से भी खूब पैसा आता था। आखिर में बात करते हैं कि संगम युग के लोग मानते क्या थे, उनकी आस्था क्या थी और वे हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए। उस समय तमिल लोगों के सबसे प्रमुख देवता थे मुरुगन, जिन्हें पहाड़ों और युद्ध का देवता माना जाता था। बाद में उन्हीं की पहचान हिंदू देवता कार्तिकेय के रूप में हुई। एक बहुत ही अनोखी और खास प्रथा थी वीर पत्थरों की स्थापना, जिन्हें नडुकल कहा जाता था। ये पत्थर उन योद्धाओं के सम्मान में लगाए जाते थे जो युद्ध में शहीद हो जाते थे। ये दिखाता है कि उस समाज में योद्धाओं का कितना मान था। और यहीं पर आकर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। संगम युग को बीते हजारों साल हो गए,
है ना? लेकिन इसकी जो साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत है, वो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। जरा सोचिए, 2000 साल पुरानी एक परंपरा आज भी हमारी संस्कृति को कैसे संवार रही है।